प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक अपना वेक्टर्स, और वेक्टर की केवल 2 क्लास लूंगा मैं, और 2 क्लास में पूरा A to Z 11th और 12th जो भी है आपका आता है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, वेक्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाऊंगा। 2 क्लास में पूरी वेक्टर खत्म कर दूंगा। ये 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर जाएगा अपना, ठीक। और जितनी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा इसको, बिल्कुल बेसिक से। आपको वेक्टर कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, मेरे लेक्चर को देख लेना उठाकर, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप तो फिजिकली प्रेजेंट हो यहाँ पर, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं तो उनके लिए बताया, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको तो उठा कर वेक्टर देख लेना है। हर एक चीज़ क्लियर होगी, हर एक मतलब हर एक चीज़। अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनको शेयर कर देना। यहाँ पे जितने बच्चे उनको तो मैं शेयर कर ही दूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर दो। वेक्टर की बस 2 लेक्चर देखना है आपको उठाकर, 2 लेक्चर। और नोट्स जरूर बनाइए, हाथ में कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स जरूर बनाओ, और घर जाके उस नोट्स को बार बार रिवाइज कर लेना। वेक्टर मेरी गारंटी है, वेक्टर आपको पूरी अच्छे से आ जाएगी, ठीक भाई, मेरी गारंटी है आपको वेक्टर पूरी अच्छे से आ जाएगी। वेक्टर को शुरू करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी होता है बच्चों। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा कि हाँ ये क्या होता है, बस समझ लीजिए इसको। फिजिकल क्वांटिटी होता है बेटा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं बच्चों? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर्स, वो फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। कोई दिक्कत? एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। ये कितनों को समझ में आई बात? वन इज स्केलर, अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी। कितनों को क्लियर है बच्चों? मतलब तो यहां से समझ जाओ स्केलर का मतलब क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल क्या है? मैग्नीट्यूड होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। कितनों क्लियर है? हमने पढ़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल देख लो, मैं दुकान पे जाता हूँ, दुकान पे जाके बोलता हूँ कि सर मुझको 5 किलो चीनी चाहिए, ठीक, 5 किलो चीनी चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, मैं 5 केजी बोला मैंने। अब 5 केजी चीनी मतलब क्या है? कुल मिला के 5 केजी क्वांटिटी है, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ऐसे वो लड़का छूट जाता है दुकान में, तक जाता है, कह रहा है भैया मुझको ना 10 मोमोज पैक कर दो। 10 क्या है? क्वांटिटी है ना। टुंडी बोला मुझको कि भैया कि मुझे दौड़ना है। मैं कहाँ दौड़ना है? कह भैया आज मैं 2 किलोमीटर दौड़ के आऊँगा। तो 2 किलोमीटर क्या है? एक तरह की क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? मान लो अंश बोलता है कि भैया आज मुझे ना 10 लीटर हाँ दूध लेके जाना है। 10 लीटर क्या है एग्जैक्टली? क्या है? एक तरह का क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं कि इसमें ओनली क्वांटिटी है, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है बच्चों, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड उसके अंदर। क्या बोलूंगा इसमें? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ध्यान दो, अगर मैं बोलूंगा कि मैं इस डायरेक्शन में 20 मिनट ट्रैवल करना है मुझको, या 20 किलोमीटर जाना है मुझको, उसमें मैग्नीट्यूड भी है 20 किलोमीटर, डायरेक्शन भी है इस डायरेक्शन, तो वो क्या है बच्चों? वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर की खास बात होती है कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और स्केलर की खास बात क्या होती है कि उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं बोलूंगा भाई मैं आज 4 घंटे पढ़ाऊंगा, 4 घंटा क्या है? क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक, कोई दिक्कत? लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी के साथ साथ आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी है, तो क्या बनेगा? याद रहेगी बात? कितनों क्लियर है बातें? ठीक है, ये बातें याद कर लो अपने माइंड में, बातें याद रखना।
दो चीज, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। बेटे आज हमारा गेम ना इन्हीं के साथ है, ठीक है, आज हमारा खेल इन्हीं के साथ है, इन्हीं को थोड़ा तरीके से कवर करेंगे, ठीक है भाई, फटाफट नोट करें। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। अपना 12th क्लास में चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। देखो बहुत ही प्यारा टॉपिक है वेक्टर, बहुत प्यारा टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। बहुत प्यारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। भाई ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक एक नंबर का टॉपिक भाई साहब, जबरदस्त। तो लिख लो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, लिख लेते हैं बच्चों। अच्छा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है बच्चों, पहली बात इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की सबसे खास बात क्या होती है कि जब भी कभी अगर वेक्टर के आप रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो 12वीं क्लास में वेक्टर की जो बात करोगे उसमें क्या है, दो चीज होती है हमारे पास, दो चीज होती हैं, एक होता है 2D एंड एक होता है 3D। पता है बात क्या, 2D का मतलब क्या, 3D का मतलब क्या होता है। वेक्टर दो जगह पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 2D प्लेन पे, 3D स्पेस में, 2D प्लेन 3D स्पेस, ठीक है। अब देखो 2D प्लेन मतलब क्या है, दो डायमेंशंस, या तो लेंथ ब्रेथ या ब्रेथ हाइट या लेंथ हाइट होता है। 2D मतलब क्या है, केवल दो डायमेंशन। 3D मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आएगा। इन दोनों जगह पर हम लोग वेक्टर को यूज करते हैं रिप्रेजेंट, वेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट इन दोनों पॉइंट पर, 2D एंड 3D, इन दोनों केस में क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है अपन लोगों को, ठीक है, याद रखना इस चीज को। हाँ जी, तो क्या होता है 2D प्लेन और 3D स्पेस ये दो जगह होती हैं। अब 2D प्लेन का मतलब क्या है, दो डायमेंशनल प्लेन होता है एंड 3D स्पेस होता है। दो डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ, और 3D मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होते हैं, याद रहेगी बात, इसको ध्यान रखना। इन दोनों जगह वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। कैसे, अभी आगे फ्यूचर में देखेंगे, अभी जरा फटाफट नोट करें। अब देखो बच्चों, पहला पॉइंट, वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट होता है बच्चों, पहली बात, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसे मान लो कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, दिस एंड दिस, एक लाइन सेगमेंट है, मैंने बोला ए और बी, मैंने बोल दिया, ठीक, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। लेकिन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या बनेगा, अगर आपने इसी पे एक एरो लगा दिया, आप एरो यहां लगा दो, यहां कहीं भी लगा दो पॉइंट इन पे, ये क्या बनेगा, दिस इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अच्छा, हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच की दूरी को वो डिस्टेंस बोलेंगे या इसको लेंथ बोलेंगे। इन दो पॉइंट के बीच की दूरी जो होती है बच्चों, दिस शोज द व्हाट, मैग्नीट्यूड, एंड दिस एरो शोज डायरेक्शन। तो इसलिए क्या है, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसलिए वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगी बात, पक्का, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, and arrow shows the direction of vector। मैं वेक्टर करता हूं, कोई दिक्कत बच्चों,
याद रखिए, फटाफट नोट करें क्लास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बात है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों होते हैं बच्चों। फटाफट नोट करें क्लास। अब इसमें एक बात और समझना, नोट करें इसको, ठीक है। इसमें एक बात और समझना बच्चों, देखो जरा, अगर मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दो पॉइंट है ए बी, अगर मैंने बोला ए वेक्टर ए और बी पॉइंट है, बी पॉइंट है बच्चों, और यूं जा रहा है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर इज डिनोटेड बाय, इसको दिखाते हैं, ए बी वेक्टर होता है दिस वन। इसके ऊपर क्या होता है? एरो, ठीक है। वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं? एरो दिखाते हैं कि अगर मेरा ए और बी है तो ए बी के ऊपर हम क्या लगाते हैं? एरो लगा देते हैं। अगर ये एरो नहीं होता तो एक लाइन सेगमेंट होता, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर एरो लगाया ये वेक्टर बन गया। याद रहेगी बात, एरो लगाते ही वेक्टर बन जाता है। अच्छा, इस एरो, अगर मैंने एरो लगाया इसके अंदर तो क्या बताता है कि वो ए से, डायरेक्शन जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, एंड बी क्या है? दिस इज द फाइनल पॉइंट होता है बच्चों, फाइनल पॉइंट होता है। और ये शो करता है कि एरो अगर लगा दिया मैंने, इसका मतलब क्या है? ये ए से बी की तरफ, डायरेक्शन क्या है? ए से बी की तरफ जा रहा है। कितनों को समझ में आई बात? पक्का क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया, फटाफट नोट करिए क्लास, सिंपल सा है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं बोलता कि बी ए वेक्टर बोल दिया मैंने, ऐसे करके क्या पढ़ेंगे? बी ए वेक्टर बोल देंगे। इसका मतलब क्या है? ये वेक्टर जो है तो बी से ए की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन जो है बी से ए की तरफ जा रहा है, तो यहां पर इनिशियल पॉइंट क्या होगा बेटा? बी होगा। फाइनल पॉइंट क्या होगा बच्चों? ए होगा। इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। कितना क्लियर है बच्चों? कोई बच्चा जो बोले कि हाँ मुश्किल है? अब देखो, इसको फाइनल पॉइंट बोल दो या इसको टर्मिनल पॉइंट बोल दो, टर्मिनल पॉइंट बोल दीजिए, टर्मिनल पॉइंट बोल दीजिए। अच्छा, फाइनल और टर्मिनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये ए है और ये बी है, तो ए और बी, तो मैंने वेक्टर बनाया, ये क्या बनेगा? एरो हो गया। मैंने बोला ए बी वेक्टर बोल दिया मैंने, क्या बोला? ए वेक्टर। तो फाइनल इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, लेकिन कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसे क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड वेक्टर कहते हैं। और एरो जो होता है शोज द डायरेक्शन। एरो क्या करेगा बच्चों? डायरेक्शन दिखाएगा। कितना वो क्लियर है चीज? एरो इस तरफ है ना बच्चों, इस तरफ है, इसका मतलब क्या है? वो ए से बी की तरफ जा रहा है। अगर एरो ऐसा होता तो बी से ए की तरफ होता तो क्या बोलते? उसको बी ए वेक्टर बोलते हैं उसको। एरो का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों वेक्टर को डिफाइन करने के। एरो इधर जा रहा है यूं, तो बोलूंगा ए वेक्टर। एरो अगर इस तरफ होता तो मैं बोलता बी ए वेक्टर बोलता उसको। कोई दिक्कत भाई? चलो देखो, अच्छा मैंने इसको मैं मिटा रहा हूं जरा। मैं सब लोग समझना, सभी लोगों के लिए बातें बता रहा हूं। देखो भाई, सभी लोग समझे इसको जरा। ये हमने कवर कर लिया है। अब एक बात और समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट है बच्चों समझना। मैंने बोला ए बी वेक्टर, इसे रीड कैसे करते हैं? रेड एज वेक्टर ए बी। कोई दिक्कत?
पढ़ना आना चाहिए वेक्टर ए बी। अगर ओनली ए बी होता तो उसके ए पढ़ते हैं, ऊपर एरो का आते हैं क्या बोलेगा, वेक्टर ए पढ़ते हैं इसको। पहली बात, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पॉइंट जो है बच्चों समझना इसको, सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो तुमको। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो एक होता है पोजीशन वेक्टर, होता है पोजीशन वेक्टर होता है। कोई बच्चा बताएगा ओरिजिन कैसे कहते हैं भाई, व्हाट इज ओरिजिन? हाँ जी, तो बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए। पहले बात करें 2D और 3D, दोनों बात करेंगे। 2D प्लेन कुछ ऐसा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कहते हैं ऐसा और ऐसा। देखो ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है बच्चों, देखिए होता है कोऑर्डिनेट एक्सेस। मैंने बोला x, x डैश, बोला y, y डैश, ठीक भाई। जहां पर दोनों एक्सेस कट कर रहे हैं वो क्या बनाएगा बच्चों, ओरिजिन बनेगा। इस पोर्शन क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज द ओरिजिन कहते हैं। जहां पर दोनों कट करेंगे उसे क्या बोलेंगे बच्चों, ओरिजिन कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा 3D प्लेन की बात करते हैं बच्चों, दिस वन, दिस एंड दिस। मैं मान लेता हूं मैंने बोल दिया, एक को बोल दिया x, एक को बोल दिया y और दूसरे को बोल दिया z। जहां पर तीनों आपस में कट कर रहे हैं इसे क्या बोलेंगे बच्चों, ओरिजिन कहते हैं। हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है, कोई मतलब कोई भी पॉइंट होता है, यहां मैं पॉइंट डाल दूं, मैं पॉइंट को यहां डाल दूं, पॉइंट को यहां डालूं, पॉइंट को यहां डालूं, पॉइंट को इधर डालूं, इधर इधर कहीं भी डालता हूं पॉइंट को मैं, हमेशा उसको ओरिजिन से कंपेयर किया जाता है। इसलिए ओरिजिन को वी टेक एज अ रेफरेंस पॉइंट। हमेशा से कंपेयर किया जाता है ओरिजिन से कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कहां है। अगर ये पॉइंट यहां है तो कंपेयर किया जाता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहां है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहां है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कहां है। इसे क्या बोलेंगे? तो ऐसा वेक्टर जिसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर जो होता है एक वेक्टर होता है जो एक पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, दोबारा समझ लो, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा एज कंपेयर टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट को कंपेयर कर पॉइंट वो एक वेक्टर बनाता है, उसे बोलेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर। पीछे बेटे क्या बात है, सब समझ में आ रही बात? चलो ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं चाहे मैं 3D प्लेन की बात कर लूँ, कोई पॉइंट यहाँ डाल दूँ, कोई कहीं डाल दूँ, कहीं भी डाल दूंगा मैं, तो इधर डालूँ, इधर डालूँ, इधर कहीं भी डाल दूँ मैं, तो क्या करेंगे हम लोग, एक वेक्टर जो इस पॉइंट को लोकेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसे क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा मैं अब आपको थोड़ा फील करवा देता हूँ ये चीज़। ये तो मैंने ऊपर से बता दिया मैंने। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट को ओरिजिन की रिस्पेक्ट में लोकेट करवाना या ओरिजिन से कंपेयर करा के लोकेट करवाना, उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। एक वेक्टर जो कि ओरिजिन, एक वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, लोकेट करवाएगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अब मैं तुम्हें इसका तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका, बहुत सिंपल इसका तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। मान लीजिए कि आपके पास ये, मेरे पास एक वेक्टर आ गया, ये बस एक ये हो गया, ठीक। मैंने बोला x, मैंने बोला x डैश, मैंने बोला y, मैंने बोला y डैश, और मैं इसको बोल दिया 0 बोल दिया, ओरिजिन बोल, वो बोल, और मैंने मान लो यहाँ पर मैंने पॉइंट बोल दिया, p पॉइंट बोल दिया। मैं क्या करूँगा, इस 2 पॉइंट को ऐसे करके जोड़ दूंगा, ऐसे करके 2 पॉइंट को ऐसे करके जोड़ दिया मैंने, और लाइन लगाया दिस वन। ठीक है, तो क्या बना, ये जो OP जो बनेगा ना, OP वेक्टर जो बनेगा इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। कितनों को समझ में आई बात? मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक
डाला मैंने आर, तो मैं इसको क्या करूंगा ऑरेंज का ऐसे करके जोड़ दूंगा ऐसे करके, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ओआर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। कितनों को समझ में आ रही बात? मान लो कि मैंने यहां पर मैंने एक पॉइंट डाल दिया, मैंने एम पॉइंट डाल दिया ऐसे करके, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, ओ एम वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एम। कितना क्लियर है भाई? इजी है। अच्छा अब देखो ध्यान से देखना, वेक्टर की शुरुआत कहां से हुई, ओ से, एंड कहां पे हो रहा है, एम से। शुरुआत कहां से ओ से, एंड कहां हो रहा है, एम से। शुरुआत कहां से ओ से, एंड कहां हो रहा है, आर पे। शुरुआत कहां से ओ से, एंड कहां हो रहा है, पी पर। कितना क्लियर है बात? समझ में आ गई? वेक्टर की शक्ल देखते समझ जाओगे कि जो पहला जो होगा लेटर होगा वहां शुरुआत होगा, जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे एंड होगा। कितना क्लियर होगी बात? पोजीशन वेक्टर क्लियर है भाई? डाउट किसी को? अच्छा अब इनके बीच की लेंथ को निकाल देना, इनके बीच की लेंथ को निकालो, क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड। इसके बीच की लेंथ को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। इसके बीच की लेंथ को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। याद रहेगी बात? बस क्लियर है। अब मान लो कि आपके पास क्या बनेगा बच्चों, ये 3D है और मैंने बोला ये 2D है बच्चों। तो मैंने बोला दिस वन या 2D, ओनली 2D कर देते हैं। ठीक है, मैंने बोला क्या, x डैश y डैश। ठीक हुई? अब दिमाग लगाना, मान लो यहां पे एक पॉइंट डाल दिया मैंने, x, y बोल दिया मैंने। इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, मैंने बोला p पॉइंट हो गया, ये o हो गया, इसको जोड़ दिया, ये बन गया पोजीशन वेक्टर o बन गया। इसको जोड़ने का मैंने बोल दिया OP। ठीक है, लेकिन मेरा गेम यहां बड़ा सिंपल सा है, जब मैंने जोड़ दिया ये बन गया OP बन गया, लेकिन मेरा गेम बड़ा सिंपल सा है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा x और y के फॉर्म में। एक ये तरीका। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये पूरा पोर्शन क्या बनेगा x, ये पूरा पोर्शन क्या बनेगा बच्चों y। इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, हाउ वुड आई रिप्रेजेंट दिस, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चों। ठीक, मान लीजिए अगर मैंने ये पॉइंट बोल दिया x, y, z, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको x बोलता हूं, इसको y बोलता हूं, इसको z बोलता हूं, तो ये पॉइंट क्या है बच्चों, दिस वन एंड दिस वन होता है। ये 3D में 2D बनाने की कोशिश करी, 2D में 3D बनाने की कोशिश करी बच्चों मैंने। ठीक है, तो ये पॉइंट पे क्या है, इतना पोर्शन x को रिप्रेजेंट करेगा, यहां से इतना पोर्शन y को रिप्रेजेंट करेगा और इतना पोर्शन z को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। पता है, पक्की बात है। तो उस कंडीशन में बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है अपन लोगों को। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि एक ना हम इंट्रोड्यूस करेंगे यूनिट वेक्टर को, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, आगे बता दूंगा मैं, लिख लो। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे मान लो कोई पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस में क्या आता है बच्चों, आता है एक आई कैप। वाई एक्सिस में आता है बच्चों जे कैप, और जेड एक्सिस में आता है बच्चों के कैप। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सिस। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसे बोला इसको, मैं ऐसा बोलते मान लो ये पॉइंट बोल दिया मैंने x, y, और ये पोजीशन बोल दिया मैंने दिस वन। इसको पॉइंट बोला P, इसको बोल दिया O बोल दिया, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश।
उस कंडीशन में ना मेरा ओपी वेक्टर क्या बनेगा बच्चों? ओपी क्या होगा? इट्स ओपी वेक्टर का मतलब क्या? पी पॉइंट क्या है? इट्स व्हाट? इट्स अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्स रिप्रेजेंट कौन करता है? आई कैप। वाई रिप्रेजेंट कौन करता है? जे कैप। कोई दिक्कत? इसका मतलब होता है वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप। मान लीजिए कि मेरे पास ये पोर्शन आ गया, दिस पोर्शन, इस पॉइंट है बच्चों ए कोमा बी, ठीक, और ये पोर्शन हो गया आर आ गया ऐसे और ऐसे, तो मैं बोलूंगा ओ आर वेक्टर क्या होगा बच्चों? ए आई कैप बी जे कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। कितनों को समझ में आई बच्चों? ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कितनों को समझ में आई बात? ये बच्चों बहुत ही काम की चीज है, बहुत काम की चीज। फटाफट नोट करो क्लास, फटाफट से नोट करो। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा सा अब खेलते हैं जरा। वेक्टर थोड़ा खेल ले भाई, वेक्टर थोड़ा खेल लेते हैं जरा। इसमें मैं बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत इज्जत से पढ़ा रहा हूँ वेक्टर, पता है, बहुत इज्जत से। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ इसमें। ऐसे मान लो कि यहां पर एक मैंने क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डाल दिया मैंने, ठीक। अब उस कंडीशन में मैंने यहां पर पॉइंट डाला मैंने, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश बोल दिया मैंने बोल दिया एक पॉइंट है a, तो इसका बोल दिया मैंने 4,3 बोल दिया मैंने, तो पोजीशन में, और ये बना o बोल दिया, तो ओ ए वेक्टर क्या बनेगा बच्चों? 4 आई कैप और 3 जे कैप। सिंपल बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x डायरेक्शन में कितना है? 4, y डायरेक्शन में 3। कोई दिक्कत? मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक पॉइंट डाला, इसका डाल दिया मैंने -2 कॉमा में 4 दे दिया मैंने, मान लो, तो इसको बोल दिया मैंने ओ आर वेक्टर बोल दिया। चलो उसको ओ बी कहते हैं, ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। कितना क्लियर है भाई? मान लो कि यहां पर मैंने दे दिया, पॉइंट दे दी मैंने 4 -4, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने, प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस और इधर माइनस होगा, ठीक भाई? कोई दिक्कत? तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है, अतः यहाँ पर ये, और यहाँ पे मैंने बोल दिया, मान के चलो इधर मैंने बोल दिया 1 दे दिया मैंने, ऐसे करके उसको बोलते c बोल देते हैं। तो OC वेक्टर की वैल्यू कितनी है? माइनस में 4 आई कैप और प्लस का जे कैप। ये 2D में चलेगा आपका। अब देखो 3D में, 3D में कैसे कर लेते हैं? x y z, मान लो कि एक पॉइंट मैंने दे दिया ऐसे करके, मैंने बोला O और मैंने बोला A, ठीक है, ये वेक्टर आ गया, मान लो O वेक्टर हो गया। उसको मैंने बोल दिया 2, 3, 4 पॉइंट बोल दिया मान लो, तो O वेक्टर क्या बनेगा बच्चों? 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। ये होता है पोजीशन वेक्टर। किसी पॉइंट को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है बच्चों। कल को आपके पास अगर मैं पॉइंट देता हूं, पॉइंट मैंने बोल दिया P, -6, 4, 2 दे दिया मैंने, तो OP वेक्टर क्या बनेगा बच्चों? माइनस का 6 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 2 के कैप। कैसा रहा बच्चों? कितनों को समझ में आई बात मेरी? हाँ भाई, कितनों को मेरी बात समझ में आ रही कि भाई ये बात बिल्कुल सही है?
क्लियर बात? ठीक है, यही है, ठीक है भाई, है ना? तो प्यारे बच्चों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो बच्चों, इसको तरीका समझाता हूं। अब मान लो कि आपके 2 पॉइंट आ जाए, 2 पॉइंट आ जाए, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है? ध्यान दो, मैंने बोला दिस वन एंड दिस वन, मैंने बोल दिया x x डैश y y डैश, ये पॉइंट बोल दिया मैंने a, ये पॉइंट बोल दिया b। a और b के बीच में मैंने मान लो 2 पॉइंट पकड़ा दिया ऐसे करके, ठीक है? a और b के बीच में दोनों 2 पॉइंट पकड़ा दिए, मैंने बोला a और b पकड़ा दिया। इसको बोल देता हूं मैं x1 y1, इसको बोल दिया x2 y2, ठीक? तो उस कंडीशन में मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, मुझे ए वेक्टर निकालना है। कैसे निकालूंगा? हाउ वुड आई फाइंड आउट दिस? इसका निकालने का तरीका होता है बच्चों, क्या करोगे बच्चों? ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है? ऐसे करके ज्वाइन करते हैं अपन लोग, होता है। जब यूं करके ज्वाइन करेंगे तो यू विल सी दैट ओ वेक्टर की वैल्यू कितनी निकलेगी? x1 i कैप y1 j कैप होगा। और ओ वेक्टर की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों? x2 i कैप और y2 j कैप होगा भाई। लेकिन जब बोला जाए ए वेक्टर निकालने के लिए, मैंने बोला ए वेक्टर निकालना है, स्टार्टिंग कहां से? इससे। एंड कहां से? इससे। इसको याद कर लो, ओ वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर होता है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ए। एंडिंग पॉइंट कौन सा है? बी। तो एंडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दोनों को माइनस कर दो, ठीक? ओ बी कितना होगा बच्चों? इट्स x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस में x1 i कैप प्लस में y1 j कैप। अच्छा, क्या करोगे इसमें? इसका एक बड़ा सिंपल तरीका होता है इसमें, i वाले एक तरफ कर लो तो x2 माइनस में x1 i कैप हो जाएगा बच्चों, और y2 माइनस में y1 j कैप हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां से अपन लोगों ने डायरेक्ट तरीका निकाला। मान लो कि 2 पॉइंट है हमारे पास, मैंने बोला इट्स 1, 2, 3, इसमें मैंने बोल दिया 4, 6, 8 बोल दिया मैंने, मान लो, और मैंने बोला ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट बोल दिया मैंने, ठीक? मुझे निकालना है कि ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा बच्चों? 4 - 1 i कैप, 6 - 2 j कैप, और 8 - 5 - 3 k कैप। कर लोगे? क्या बनेगा? इट्स 3 i कैप, 4 j कैप, 5 k कैप। इजी लगेगा बच्चों? मुश्किल कुछ इसमें? कोई चीज मुश्किल इसमें लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो कुछ? सब बहुत इजी है। इजी था भाई? डाउट किसी को? फटाफट नोट कर लो। अगर मान लीजिए कि 2 पॉइंट ऐसे पकड़ा दिया, ये क्या बोलता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हो गया। अगर मान लो वही मैंने बोल दिया एक पॉइंट ए पॉइंट है, 2, 6 बोल दिया, वही एक पॉइंट है बी वेक्टर है, 8, 9 बोल दिया मैंने। मैं बोलता हूँ ए बी वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 8 माइनस में 2 आई कैप, 9 माइनस में 6 जे कैप। 8 में 2 गए तो कितना आएगा? 6 आई कैप हो जाएगा, और 9 में 6 गए तो कितना आएगा? 3 जे कैप हो जाएगा। फटाफट नोट करें क्लास, बहुत ही इजी है, बहुत कॉमन तरीका होता है, फटाफट नोट करो।
अच्छा बच्चों, अब देखो, ध्यान देखो, यहां तक सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले बच्चों। अच्छा, अब उसके अब आगे बताता हूं, जरा देख लो जरा सभी लोग। एक लिखो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, लिखो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर होता है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर होता है बच्चों। देखो वेक्टर का मॉड्यूलस का मतलब क्या था, व्हाट इज द मॉड्यूलस? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, मॉड्यूलस को। मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, मेनली याद रखना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, याद रहेगी बात। मॉड्यूलस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास ये रहा, मेरे पास ये रहा, मैंने बोला x, x डैश, y, y डैश, और मान लो कि मैंने वैसे पॉइंट दे दिया, ये O बोल दिया, ये A बोल दिया मैंने, O और A बोल दिया। उस कंडीशन में जो डिस्टेंस है ना बेटे, ये OA वेक्टर जो है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है ना बेटे, इसको बोलेंगे मॉड्यूलस, कहते हैं और वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या होता है बच्चों, दिस वन, ठीक है, ए वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर, याद रहेगा। मॉड्यूलस ऑफ ए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि वेक्टर है ए बी, इट इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, या 2i कैप प्लस में 3j कैप, इसमें 4k कैप। इसका मुझे क्या है, ए बी मॉडुलस क्या है निकालूंगा, दिस वन। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में इसकी लेंथ निकालने की बात करती है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या बोल दो लेंथ ऑफ वेक्टर, कुछ ही बोल दीजिए, दो चलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीजें होती हैं। मॉडुलस मतलब ये होता है, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेंगे दिस वेक्टर के आगे लगा दो, दो मॉड लगा दो ऐसे करके, इसका मतलब डिस्टेंस ऑन ओरिजिन बोल दो, इसका मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर बोल दो। कितना क्लियर है? डाउट है किसी को इसमें? फटाफट नोट करो बस। एक्चुअली में क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड बोल दो उसको, या इसको बोल दीजिए मैग्नीट्यूड वेक्टर बोल दो, जो भैया इसको बोल दो मैग्नीट्यूड वेक्टर बोल दो, जैसे मर्जी बोल दीजिए यार, ठीक। अब मैं तरीका बताता हूं बच्चों। जैसे मान लो कि आपके पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर या ओ ए वेक्टर, मैंने बोल दिया दैट इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया इट्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बोल दिया मैंने। तो ओ ए वेक्टर का जो मॉड होता है दैट इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? अगर मैंने ओ ए इक्वल टू एक्स आई कैप वाई कैप जेड कैप जेड कैप बोल दिया तो ओ ए वेक्टर क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है। पहला कॉन्सेप्ट है। ऐसे मान लो कि मैं एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने ए बी वेक्टर मैंने बोला इट्स 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 4k कैप बोल दिया मैंने। तो ए बी वेक्टर का जो मॉड होता है दैट इज इक्वल टू रूट का कितना होगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आंसर आएगा बच्चों? 4 प्लस में 9 प्लस में 16, आंसर कितना आएगा? रूट 29 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कितनों को समझ में आई बात मेरी? समझ में आ गई बात? इजी है, बहुत कॉमन तरीका होता है। अगर ये एक्स वाई और जेड होता ना तो ओ ए वेक्टर क्या बनेगा, ओ ए का मॉड क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इस तरह से कर लेंगे फटाफट से, फटाफट नोट करें क्लास। अरे बच्चों मॉडुलस सीख गए? अच्छा, अब एक चीज सिखा देता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, डायरेक्शन एंगल सिखाता हूँ। डायरेक्शन एंगल सिखाता हूँ बच्चों, एंड डायरेक्शन कोसाइन सिखाता हूं बच्चों। डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, सिखाता हूं बच्चों। डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन सिखाता हूं बच्चों। क्या होता है ये चीज समझना बच्चों। मान लो ये फिगर है, ठीक,
ये 2D एंड 3D। x x डैश y y डैश, मान लो कि ये पॉइंट है और यहां पर एक चीज है। अब इस कंडीशन में क्या है, मैं इसको जोड़ूंगा ऐसे करके, तो गारंटेड बात है कि पॉइंट मैंने बोल दिया P पॉइंट है, इट्स x, y, z बोल दूंगा मैं। तो ये कुछ ना, ये मैंने बोला x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस बोल दूंगा। तो ये वेक्टर जो होगा वो x एक्सिस कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, मैंने बोल दिया अल्फा एंगल बनाया। y एक्सिस कुछ ना कुछ एंगल बनाया, मैंने बीटा एंगल बना दिया। और उसके बाद z का कुछ एंगल बनाएगा, मैंने बोला गामा एंगल बना दिया। ठीक, ये जो एंगल बनेंगे ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द डायरेक्शन एंगल, इज द डायरेक्शन एंगल। याद रहेगी बात, वेक्टर और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एंगल जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल बोलेंगे। ये कितने बनेंगे बच्चों, 3, अल्फा, बीटा और गामा, 3 एंगल बनेंगे। याद रहेगी बात, कितनों के क्लियर है चीज, अल्फा, बीटा और गामा तीनों कितनों क्लियर है बच्चों, अल्फा, बीटा और गामा। एक और चीज देख लो, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट है, मैंने बोल दिया R, इसको बोल दिया x, y बोल दिया, और इसको मैं ऐसे करके ज्वाइन करता हूं ओरिजिन से, कोई दिक्कत? तो इस वेक्टर क्या बोलेंगे, ओवर वेक्टर बोलेंगे, इसके ऐसे जा रही है, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा x के साथ, कुछ बात है, इसको अल्फा बोलते हैं। y का कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, इसको बीटा बोल देते हैं बच्चों। तो उस कंडीशन में क्या है, अल्फा एंड बीटा आर डायरेक्शन एंगल कहते हैं। ये कितनों को समझ में आया, फील करके बच्चों, फील करके इसको, अल्फा और बीटा जो है ये डायरेक्शन एंगल कहलाएंगे। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल बनाता होता है, या एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द वेक्टर, उसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल कहते हैं। जितने ये जो 2D फिगर, 2D मतलब वो है, अगर आपका 2 डायमेंशनल वो है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये 2 एंगल बनेंगे, और अगर ये 3D प्लेन है तो 3 एंगल बनेंगे। 2 डायमेंशन है तो 2 एंगल बनेंगे, 3 डायमेंशन है तो 3 एंगल बनेंगे। कितना क्लियर बच्चों, डाउट किसी को? चाहे मैं कोई भी कोऑर्डिनेट यूज कर लो, इसमें 8 कोऑर्डिनेट बनेंगे, इसमें कितने बनते हैं, इसमें 4 कोऑर्डिनेट बनेंगे। इसमें चाहे कोई किसी पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट पे हो, एंगल ऑलवेज 2 बनेंगे। इसमें पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट पे हो, एंगल ऑलवेज 3 बनेंगे। याद रहेगी बात? कोई बच्चा ऐसा बोले कि भाई मुश्किल लग रहा है, सबको समझ में आ रही बात? हाँ जी। अच्छा, अब यहीं से फटाफट नोट करें डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, इसको फटाफट नोट कर लो क्लास जल्दी से। डायरेक्शन एंगल देखो क्लास, अब बात करो डायरेक्शन एंगल क्या होता है। देखो जैसे जैसे मैंने बोला, क्या बोला मैंने डायरेक्शन एंगल बता दिया, अल्फा, बीटा, गामा 3 डायरेक्शन एंगल्स हैं। मैंने बोला डायरेक्शन एंगल क्या है, डायरेक्शन एंगल बोल दिया, इट्स अल्फा, बीटा और गामा बोल दिया मैंने। जब इन्हीं डायरेक्शन एंगल को बोल दो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या होता है बच्चों, दीज आर डायरेक्शन एंगल्स। मतलब जब इन डायरेक्शन एंगल को ना कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। हाँ, कोसाइंस करते हैं, कोसाइंस। यानी कि जितने भी होते हैं, जितने भी डायरेक्शन एंगल अल्फा, बीटा, गामा, उसको कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, क्या बनता है, डायरेक्शन कोसाइन बनता है। कोई दिक्कत? अब ऐसे दिमाग लगाना, निकलता कैसे ये चीज, निकलेगा कैसे, देखो जरा। अगर मैंने बोला कि ओ ए वेक्टर मैंने बोल दिया, मान लो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप मैंने बोल दिया, मान लो, तो यहां पे 3 चीज होती है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कैसे निकलेगा बच्चों, देखो बहुत सिंपल तरीका होता है उसका।
डाउट किसी को? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल तरीका होता है। ये क्या होगा? x अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये क्या बनेगा? कॉस बीटा, ये y का है तो y अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ध्यान से देखो तो एक तरह का मैग्नीट्यूड ही हो गया, ठीक है। और y गामा क्या है? z अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। कितना क्लियर है बच्चों ये चीज? डाउट है किसी को इसके अंदर? फटाफट निकाल दे बच्चों। ठीक है भाई, फटाफट निकालते इसको जरा। अब देखो बच्चों, फटाफट नोट करें, फिर मैं आपको इसमें एक चीज और सिखाता हूं। उसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज सिखाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, ठीक है। बेटा दो उसको, नोट कर लिया? बस ठीक है। अब मैं इसमें एक तरीका बताता हूं, उसमें बहुत सिंपल तरीका है। जिसको ये चीज समझ में आ गई ना, तो लगभग ये बेसिक्स पे उसकी पकड़ बन चुकी है। अब देखना क्या करोगे, क्या कराऊंगा इसके अंदर। मैंने बोला, अगर मैं बोलता हूं ओ ए वेक्टर जो होता है, मैंने बोला 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस का 4k कैप बोल दिया मैंने, होता है। उस कंडीशन में अगर अब मैं ध्यान दूं 2i कैप 3j कैप और 4k कैप, अगर मैं उसको थोड़ा ध्यान देता हूं, इसमें हम इस चीज से क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों? ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कैसे निकलेगा बच्चों? रूट में क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? कितना है? 4 प्लस में 9 प्लस में 16, आंसर रूट 29 यूनिट। कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छा ठीक है। ये बन गया मैग्नीट्यूड बोल दिया, मैग्नीट्यूड बोल दिया, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, कैसे निकालोगे बच्चों? यहां से निकलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। कॉस अल्फा कैसे निकालेगा? एक्स अपॉन में क्या है? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ध्यान दो, कुछ देर पहले हमने निकाल चुके हैं इसको। एक्स कितना है? 2, और कुछ देर पहले जब इसको निकाल दिया तो कितना डायरेक्ट देंगे? रूट 20। 12 इतनी मेहनत कौन करेगा? कॉस बीटा इक्वल टू वाई, रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल 3 अपॉन में रूट 29। और कॉस गामा की बात करते हैं तो जेड अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 4 अपॉन में कितना होगा? रूट 29 हो जाएगा। इतना क्लियर है? दीज आर द डायरेक्शन। तो बोलूंगा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस क्या है बच्चों? 2 बटे में रूट 29 और 3 बाय में रूट 29 एंड 4 बाय में रूट 29। ये हो गया। अच्छा, अब अगर कोई बंदा पूछता है कि भाई डायरेक्शन एंगल कैसे निकलेगा? डायरेक्शन एंगल, तो देखो हमें पता है कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 बाय रूट 29 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कॉस इनवर्स 2 बाय रूट 29। याद रहेगी बात? अगर मैं बोलता हूं कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 बाय में रूट 29 है, तो बीटा की वैल्यू क्या बनेगी? कॉस इनवर्स 4 बाय रूट 29। और कॉस गामा की वैल्यू कितनी बच्चों के पास? इट्स 4 बाय में, सही 4 सही, यहाँ पे 3 हुआ, सही 3 था, यहाँ पे 3 कर दो। यहाँ पे 4 बटे में रूट 29 था, तो गामा की वैल्यू क्या बनेगी? कॉस इनवर्स 4 बाय में रूट 29। बेटे यही है अल्फा बीटा गामा कॉन्सेप्ट। अल्फा बीटा और गामा कॉन्सेप्ट यही है, यही बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज और समझो जरा। अब मान लो 2 पॉइंट पकड़ा दे मान लो, थोड़ा लेवल को थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं, ठीक है।
मान लीजिए कि आपके पास ये 2 पॉइंट है, मैंने बोल दिया इट्स 1 कॉमा में 3 कॉमा में 5 बोल दिया, यहाँ बोल दूंगा 2 कॉमा में 4 कॉमा 6 बोल दूंगा मान लो, ठीक, ऐसा कुछ बोलते हैं। मैंने इसको बोला A और मैंने बोला इसका B बोला, B मैंने बोला। अब इसमें जो भी चीज़ आप निकाल सकते हो निकाल लो। तो मैं बोलूँगा पहले निकालते हैं A वेक्टर निकालते हैं बच्चों। तो मैंने क्या बताया था, दिस माइनस दिस है ना, 2 माइनस में 1 I कैप प्लस 4 माइनस में 3 J कैप, 6 माइनस में 5 K कैप। तो 1 I कैप हो जाएगा, 1 J कैप हो जाएगा, 1 K कैप हो जाएगा। इट्स I कैप प्लस का J कैप प्लस का K कैप हो जाएगा। A वेक्टर इतना बन गया। कितनों को क्लियर है? ए बी बन गया। अब ए बी का मॉड्यूलस रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर क्या है वो √3 यूनिट। कितनों को समझ में आई बात? जब इतना हो गया तो निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, निकाल दो, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल देते हैं जरा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा कितना होता है बच्चों? x अपॉन में रूट में x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर हो जाएगा, होगा। मैं पूरी करेंगे नहीं। x की वैल्यू कितनी? 1, इसके लिए 1 अपॉन में √3, y अपॉन में रूट में x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 1 अपॉन में क्या होगा √3, z रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में √3। सिंपल था। तो क्या बोलेंगे? डायरेक्शन को क्या बना अपना? डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेगा? इट्स 1/√3, इट्स 1/√3, इट्स 1/√3। कितनों को क्लियर है? अब यहां से बनता है डायरेक्शन एंगल, बोलता हूं डायरेक्शन एंगल बोलूंगा। क्या बनेगा उसमें? तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी? ध्यान दो, मैंने बोला कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 थी, तो अल्फा क्या होगा? कॉस इनवर्स 1/√3। मैंने बोला कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/√3, तो बीटा क्या होगा? कॉस इनवर्स 1/√3। मैंने बोला कॉस गामा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/√3, तो गामा की वैल्यू क्या बनेगी? इट्स कॉस इनवर्स 1/√3। कितनों को क्लियर है बच्चों ये बातें? समझ में आया? बस ठीक है। अल्फा बीटा गामा सबको क्लियर है बच्चों? मुश्किल कुछ इसमें? फटाफट नोट करो क्लास। तो क्लास ये इस लेक्चर में हमने इतना कवर कर लिया है, तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि वेक्टर के टाइप्स, उसके बाद वेक्टर को ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन वगैरह नेक्स्ट में सिखाऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, मौज करो बच्चों, बाय।